हेलो गाइस, जेके एग्ज़ाम इनसाइट्स पे आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत पंद्राल आपके लिए लाया हूँ करंट अफेयर्स जो आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली करंट अफेयर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस वक्त वो है वर्ल्ड कोल माइनर्स डे। तो अभी रिसेंटली कोल माइनर्स डे सेलिब्रेट करा गया था 4 मई को। तो अभी इसकी कोई पर्टिकुलर थीम तो नहीं थी इस बार, बट मैं आपको कोल के रिलेटेड इंडिया की जो मतलब इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देता हूँ। जैसे इंडिया में झारखंड जो स्टेट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है इंडिया में। और झारखंड में एक पर्टिकुलर कोल फील्ड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है झरिया कोल फील्ड। और ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है जिसका डिस्ट्रिक्ट का नाम है धनबाद डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट है, आप इसको नाम मूवीज़ वगैरह में भी सुन चुके होंगे। और बाकी जो मैं आपको ये भी डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ कि लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं इंडिया की। जैसे झारखंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की। सेकंड नंबर पे आती है उड़ीसा। थर्ड नंबर पे आती है छत्तीसगढ़। फोर्थ पे है वेस्ट बंगाल और फिफ्थ पे है मध्य प्रदेश। और मैं आपको और कोल फील्ड्स के नाम भी बता देता हूँ जो यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे उड़ीसा में एक कोल फील्ड है तालचर कोल फील्ड। और छत्तीसगढ़ में है हसदेव अरंध। रानीगंज कोलफील्ड वेस्ट बंगाल में है, ये भी काफ़ी फेमस है। और सिंगरौली कोलफील्ड ये एमपी में लाई करती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है कोलफील्ड्स की जो इंडिया में है, बिकॉज इंडिया हैज़ अबंडेंस ऑफ कोल रिजर्व्स। और इस वजह से ये कोल की इन्फॉर्मेशन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। तो कोल माइनर्स डे सेलिब्रेट करा गया 4 मई को। नेक्स्ट खबर है कि उड़ीसा ने अभी रिसेंटली फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स डिक्लेयर कर दिया है। जो भी उड़ीसा के जर्नलिस्ट होंगे उनको उन्होंने फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स डिक्लेयर करा है, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे इस वक्त कोविड के टाइम में जर्नलिस्ट भी एज मतलब पूरी तरह से एक्सपोज होके मतलब सर्व कर रहे हैं हम एज हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को। तो इस डिसीजन को मतलब काफ़ी वेलकम करा जाना चाहिए। और उन्होंने उड़ीसा ने इसके अंडर क्या कहा है कि वो मतलब 15 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे किसी भी जर्नलिस्ट की फैमिली को या उसके नेक्स्ट ऑफ किन को जो जिस किसी भी जर्नलिस्ट की कोविड की वजह से डेथ हो जाती है या इन कोविड के टाइम में डेथ हो रही है। और ये वाला स्टेप पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ देर पहले ही ले चुकी है, मतलब पंजाब गवर्नमेंट भी ऐसा कर चुकी है उड़ीसा से कुछ देर पहले। तो पंजाब वॉज लाइक द काइंड ऑफ फर्स्ट स्टेट जिसने ये स्टेप लिया था, एंड उड़ीसा हैव फॉलोड द पंजाब गवर्नमेंट ऑन द सेम डायरेक्शन। और उड़ीसा में एक और स्कीम है जो मतलब 2018 में लॉन्च की गई थी। इट इज़ रिगार्डिंग ऑल्सो टू द लाइक इंश्योरेंस ऑफ जर्नलिस्ट। इस स्कीम का नाम है गोपा बंधु संभादिका स्कीम। और इसके अंदर मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट ने उनको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया है जो भी स्टेट के जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि उड़ीसा ने अभी जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए आपको नेक्स्ट खबर पे ले चलते हैं। नेक्स्ट खबर है कि नासा का इंजेनुटी ने मतलब बिगिन से न्यू फेस। नासा इंजेनुटी अब क्या है? इंजेनुटी एक टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर है जो मार्स पे मतलब फ्लाई करेगा। और ये गया था परसेवरेंस मिशन जो नासा ने लॉन्च करा था लास्ट ईयर 30 जुलाई को। ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो परसेवरेंस मिशन नासा ने लॉन्च करा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। नासा के मिशन पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सीडीएस में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके, एसएससी रेलवे पे भी आते हैं। अभी आईबी में एक रिसेंटली क्वेश्चन आया था, वो स्पेसएक्स के रिलेटेड क्वेश्चन था जो आईबी का एग्जामिनेशन हुआ था फरवरी में। तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो भी स्पेस के ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो ये पहला हेलीकॉप्टर बना है जो मार्स पे फ्लाई करेगा, इंजेनुटी इसका नाम है। और ये परसेवरेंस मिशन का पार्ट था। ठीक है, मैं आपको परसेवरेंस मिशन का भी थोड़ा सा इन्फो दे देता हूँ। परसेवरेंस मिशन ऑफ नासा, ये मार्स के लिए भेजा गया था बाय नासा फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। और इसका एम क्या था कि ये एक मार्स पे एक पर्टिकुलर साइट है जिसका नाम है जिज़ेरो क्रेटर। ये उस जिज़ेरो क्रेटर की एक्सप्लोरेशन करेगा, वहाँ पे साइंस ढूंढेगा कि वहाँ पे कोई एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ पहले थी या नहीं थी। और वहाँ पे कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके लाएगा जो बाद में यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स या हमारे साइंटिस्ट यूज़ करेंगे फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। और इसकी जो मिशन की जो लैंडिंग हुई थी ना, जो जब ये मार्स पे लैंड हुआ था, उस लैंडिंग का एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, शायद ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सके। इसका नाम था 7 मिनट्स ऑफ टेरर। और ये 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। और ये लैंड कब हुआ है मार्स पे? ये लैंड हुआ था 18 फरवरी 2021 को। मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ जो अभी करंट मार्स पे मतलब स्पेस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मार्स पे गया है मार्स मिशन का, वो था होप।
और ये यूएई ने भेजा है होप मिशन जो भी होप मिशन यूएई का मार्स मिशन था। ये फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन बना है ऑफ द अरब वर्ल्ड, क्योंकि इससे पहले किसी भी अरब कंट्री ने कभी भी मतलब स्पेस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लिया था। ये उनका पहला किसी भी अरब वर्ल्ड में से किसी कंट्री का पहला प्रोजेक्ट था और इसका नाम है होप। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था एक आइलैंड है जापान में जिसका नाम है तांगेशिमा। ठीक है, तो चाइना का भी एक मिशन है जो इस वक्त करंटली मार्स पे मतलब लैंड कर चुका है, उसका नाम है तियानवन-1। ठीक है, चाइना के मिशन का नाम है तियानवन-1 और ये जो यूएई का मिशन है इसका नाम है होप। और इसका अरेबिक में नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका अरेबिक में नाम है अल अमाल, ये इसका अरेबिक नेम है। तो चलिए नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी सेलिब्रेट करा गया था, ये 5 मई को हुआ है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है और इसकी थीम थी बर्थ इक्विटी फॉर ऑल। ठीक है, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 5 मई। नेक्स्ट खबर है, यूएस ने अभी रिसेंटली एक नया सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जो मतलब वो बिल्ड करेंगे अभी आने वाले दिनों में, इन्होंने अप्रूव कर दिया है अभी। और वो कहाँ पे बेस्ड होगा? कैलिफोर्निया में। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? क्रिम्सन प्रोजेक्ट। और इसकी लाइफ है मतलब जो एक्सपेक्टेड लाइफ है कि कितनी देर तक ये सर्व करेगा यूएस में, इसका एक्सपेक्टेड लाइफ पीरियड है 30 ईयर्स। और ये मतलब इसकी इतनी पावर होगी, अभी पर्टिकुलरली उन्होंने बताया नहीं है कि ये कितना मेगावाट्स या गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा या पावर प्रोड्यूस करेगा, बट अभी एक रफ आइडिया इन्होंने दे रखा है कि ये कुछ 9000 होम्स की पावर नीड्स को मतलब उसकी नीड्स को सप्लाई करने के लिए ये केपेबल होगा। ठीक है, तो इसका नाम है क्रिम्सन प्रोजेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट खबर पे एक और मतलब नासा की मिशन के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ये नासा का जो मिशन है ये सोलर सन के लिए मिशन लॉन्च किया गया था नासा ने और इसका नाम है पार्कर। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी ये सन के मतलब पास पहुंचा नहीं है, बट जैसे ये वीनस को पास कर रहा था तो इसने वहाँ से कुछ नेचुरल रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट करे हैं वीनस से। वीनस आपको पता ही है 2nd नंबर पे प्लैनेट आता है, इसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। तो ये जो सोलर प्रोब लॉन्च की गई थी 2018 में करी गई थी और इसका मेन एम था कि ये सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगी। ठीक है, और द लो फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स वर डिटेक्टेड बाय द फील्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्कर सोलर प्रोब। सॉरी यहाँ पे बाय मिसिंग है। तो ये कौन सा एक इसका इंस्ट्रूमेंट था जिसका पर्टिकुलर पार्ट है इस प्रोब का जिसने इस रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करा है, उसका नाम है फील्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये सारा कुछ था पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। एक और नेक्स्ट खबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ 1-2 साल पहले इसके बारे में मतलब किसी कंपनी ने आइडिया बनाया था कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अभी एक एरोप्लेन बनाने वाले हैं उस कंपनी का नाम है स्ट्रेटोलॉन्च। ठीक है, स्ट्रेटोलॉन्च उस कंपनी का नाम है जो लार्जेस्ट एरोप्लेन बना रही है इन द वर्ल्ड। और ये मतलब पैसेंजर ट्रैवल के लिए तो होगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इतना बड़ा एरोप्लेन्स में वो लोगों को तो घुमाएंगे नहीं। तो ये इन्होंने इसलिए एरोप्लेन बना रहे हैं कि इससे स्पेस लॉन्चेस किए जाएंगे, स्पेस रॉकेट्स वगैरह भेजे जाएंगे इस एरोप्लेन के थ्रू। और इस एरोप्लेन का नाम क्या रखा गया है? इस एरोप्लेन का नाम है रॉक, ROC। आप ऐसे भी बोल सकते हैं या आप इसको रॉक भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। और दिस एयरक्राफ्ट फीचर्स ट्विन फ्यूजलेग डिज़ाइन, और ये ट्विन फ्यूजलेग डिज़ाइन पे बेस्ड है। और इसके बारे में मैं और बता देता हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ये इस एरोप्लेन का लॉन्गेस्ट विंग स्पैन है मतलब अभी तक का, बिकॉज तभी ये लार्जेस्ट एरोप्लेन बना है पूरे वर्ल्ड में। इसका लॉन्गेस्ट विंग स्पैन है और इसकी मतलब लेंथ है 385 मीटर्स। और जो इससे पहले का था मतलब जो इससे पहले का लार्जेस्ट एरोप्लेन था उसका नाम था H4 हरक्यूलिस फ्लाइंग बोट और उसका विंग स्पैन था 321 फीट। ठीक है, और सॉरी मैंने ऊपर 385 मीटर बोल दिया और 385 फीट था, सॉरी। तो उस जो 321 फीट और वो एरोप्लेन बनाया था हॉवर्ड ह्यूजेस ने। उस पर एक मूवी भी आ चुकी है, काफ़ी मतलब बहुत ही कमाल की मूवी थी यार, मैं देख चुका हूँ पर्सनली। उस मूवी का नाम है द एविएटर। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा प्लीज़ वो मूवी देखिएगा। मतलब उसमें अगर आप लियोनार्डो डिकैप्रियो के फ़ैन हैं तो उसने बहुत ही शानदार रोल किया है उसमें। आई थिंक उसकी लाइफ का बेस्ट रोल था वो। तो आप वो मूवी ज़रूर देखिएगा। उसने बनाया था H4 हरक्यूलिस फ्लाइंग बोट और उसका विंग स्पैन था 321 फीट। और जो अभी बनाया है स्ट्रेटोलॉन्च ने रॉक, उसका विंग स्पैन है 385 फीट। ठीक है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरोप्लेन होगा जिससे स्पेस लॉन्चेस की जाएंगी, रॉकेट्स भेजे जाएंगे, स्पेस क्राफ्ट्स भेजे जाएंगे एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके।
एक और खबर है, अभी एक वर्ल्ड की फर्स्ट एआई शिप आई है, मतलब उसका नाम है मे फ्लावर 400। एआई का आपको पता ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है ये, और ये ऑल्सो द फर्स्ट अनमैन्ड शिप है जिसने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया है। इस पर मतलब इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करके एक शिप बनाई, उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तैयार करा और उसको अटलांटिक ओशन क्रॉस भी करवा दिया। तो उस ऐसा करने वाली ये पहली शिप बनी है और इसका नाम है मे फ्लावर 400। नेक्स्ट खबर है आपके लिए, वो है कि आईएनएस कोलकाता, ये एक इंडियन नेवी की शिप है, ये कुवैत गई थी अभी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए। बिकॉज आपको पता ही है अभी इंडिया में तो कुछ दिन पहले तक काफ़ी ज़्यादा किल्लत थी ऑक्सीजन की। तो इसी को मतलब मद्देनज़र रखते हुए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जिस ऑपरेशन का नाम क्या है, समुद्र सेतु सेकंड। ठीक है, समुद्र सेतु सेकंड का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को दूसरी कंट्रीज से ट्रांसपोर्ट करके इंडिया में लाएंगी, ताकि वो जो कोविड की इस वक्त मतलब ऑक्सीजन डिफिशिएंसी जो इंडिया में चल रही है उसको कोप अप करने के लिए, उसको कम करने के लिए। और समुद्र सेतु फर्स्ट जो था वो लास्ट ईयर चलाया गया था बाय इंडियन नेवी। वो इसलिए चला गया था कि मतलब जब रिसेंटली जब नया नया कोविड आया था तो वहाँ पे हर कंट्री ने लॉकडाउन लगा रखा था, तो हमारे काफ़ी इंडियंस भाई बहन जो दूसरी कंट्रीज़ में फंस चुके थे, तो उनको वापस लाने के लिए, अपनी कंट्री में वापस लाने के लिए, इंडिया वापस लाने के लिए फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, इंडियन नेवी ने वो मिशन चलाया था, उसका नाम था समुद्र सेतु फर्स्ट। और उसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने जो मिशन चलाया था, मतलब उसका नाम था वंदे भारत मिशन। उसके अंडर आपको भी यही सेम प्रोसेस हुआ था, बट वहाँ से लोगों को एरोप्लेन्स में लाया गया था, बट जो इंडियन नेवी ने करा था उसका नाम था समुद्र सेतु फर्स्ट। तो नेक्स्ट खबर है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये सेलिब्रेट होता है 7 मई को, और इसकी भी कोई पर्टिकुलर थीम नहीं थी इस बार, जस्ट आपको यही याद रखना होगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब आता है, ये आता है 7 मई को। और एक और इम्पोर्टेंट खबर है जो अभी रिसेंटली हुआ है, क्योंकि ये कुछ देर पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शायद लास्ट ईयर ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी अपनी स्टेट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या करा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठास को वहाँ पे रिजर्वेशन दे रखी थी गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसको ख़त्म कर दिया है। उन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। वो जो एक 50% की रिजर्वेशन की जो वैल्यू है उसको क्रॉस कर दी थी, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया है, स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दिस वॉज फॉर ऑल, मतलब इतना ही था इस बार, सॉरी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैं आपके लिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल कंटेंट लाता रहूँगा आगे से, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें, कम से कम पूरी वीडियोस को, क्योंकि तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।